क्या कैपिटलिज्म रिजर्वेशन की जरूरत को कम कर रहा है, या फिर रिजर्वेशन जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए एक महत्वपूर्ण पॉलिसी मानी गई, उसके एफर्ट्स को रिडंडेंट कर रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है? यह बड़ी ही एक महत्वपूर्ण डिबेट है। इसमें मैं दोनों पक्षों के बारे में बात करनी है। दोनों पक्ष क्या कहेंगे। शुरुआत करते हैं छोटे से डेटा से। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कि अभी कैपिटलिज्म की वजह से अगर हम जॉब मार्केट की बात करें, जॉब मार्केट में रिजर्वेशन की फैसिलिटी लगभग कितने परसेंट के आसपास SC ST या बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिल पा रही। फिर दूसरी तरफ बात करेंगे, अगर ये नहीं मिल पा रही तो इसके अलावा और कौन सी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लेबर हमने देखा है। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यू कैन से और काउंटर इंट्यूटिव रिपोर्ट है हमारे फॉर्मर UGC चेयरपर्सन मिस्टर थोराट की, जिनका कहना है कि प्राइवेट कंपनी में जॉब देते समय भी जाति और धर्म में भेद किया जाता है, जबकि दो कैंडिडेट सेम क्वालिफिकेशन रखते हो। ठीक है, उस पर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन उनकी स्टडी ऐसा कहती है। फिर हम जाति शब्द के तह में जाएंगे, कहां से ये आया जाति शब्द, और जाति के आधार पर ही रिजर्वेशन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों। कई लोगों के मन में बात आती है कि रिजर्वेशन अगर देना है, बराबरी की अगर बात करनी है, तो उसमें ग्रुप की बात क्यों करें, व्यक्तिगत परिवार की बात करें, उसको सहायता देने की बात करें। सरकार अगर उस वर्ग के लोगों को एजुकेशन, बेटर कॉम्पिटिटिवनेस के लिए तैयार कर सके, तो फिर शायद रिजर्वेशन की ग्रेजुअली जरूरत ना हो। तो आप कहेंगे सर स्कॉलरशिप तो दी जाती है अभी भी, फॉर एग्जाम्पल SC ST कम्युनिटी को स्कॉलरशिप दिया जाना, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग के लिए स्कीम्स बनना। लेकिन अगर फिर भी यहां पर एक ऐसा वर्ग है जो रिजर्वेशन का फायदा ही नहीं ले पा रहा, कंटिन्यूसली रिजर्व कैटेगरी में भी केवल कुछ ही सेक्शन है, मतलब क्योंकि जब हम रिजर्वेशन इन SCs कहते हैं या रिजर्वेशन OBCs कहते हैं, रिजर्वेशन इन ST कहते हैं, तो वी हैव मल्टीपल सब ग्रुप्स, यानी कि SCs में भी हमारे पास विभिन्न उपजातियां हैं, STs में हमारे पास विभिन्न ट्राइब्स हैं, ऐसी OBCs में हमारे पास डिफरेंट सबकास्ट हैं, जिसको लेकर कुछ समय पहले अभी जस्टिस G रोहिणी कमेटी की रिपोर्ट भी चर्चा में आई थी, जिसने इसी बात को सामने रखा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक भूल कर रहे हैं और रिजर्वेशन का फायदा उस कैटेगरी में केवल कुछ वर्गों को हो रहा है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन तक वो रिजर्वेशन का फायदा भी नहीं पहुंच पा रहा। अगर आप रिजर्वेशन को एक सोशल एसिमिलेशन का एक ऑब्जेक्टिव मानते हैं तो वो डिफीट हो रहा है। तो इस पूरी डिबेट, इसके सोर्स पे जाएंगे कि आज़ादी से पहले क्या चल रहा था, आज़ादी के बाद, क्योंकि कई लोगों को लगता है रिजर्वेशन इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर played the most important role there. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर played the most important role, no doubt there. लेकिन इससे पहले भी रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी भारत में मौजूद थी। कहां थी उसकी बात करनी। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ दलित कैपिटलिज्म। क्या कहना है डिक्की जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का, अभी जो हमारे यहाँ MSME सेक्टर में क्या है, दलित का परसेंटेज, दलित ओन्ड जो स्टार्टअप्स हैं उसमें सरकार की जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसका क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले ये एक बेसिक सा डेटा है कि देखिए 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, और इसके बाद हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट मिला। पहले आपको बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म हमारे यहाँ 1991 के बाद आया। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 से ही भारत ने अपने आप को डिक्लेयर किया एज मिक्स इकोनॉमी, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर दोनों तो मौजूद थे ना पहले से ही, जैसे टाटास, बिरलास, ये तो पहले से मौजूद थे। 1991 ने कई सारे जो सेक्टर्स केवल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे वो ओपन कर दिए प्राइवेट सेक्टर के लिए, या प्राइवेट सेक्टर में काम कर पाना आसान कर दिया, जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज को खत्म करना कहते हैं। अब कुछ जो काम अब पहले केवल गवर्नमेंट कर रही थी अब प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी कि नहीं होंगी गवर्नमेंट में। और अगर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब की बात की जाए तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ जॉब्स फॉर रिजर्व कैटेगरी गवर्नमेंट में कम होंगी कि नहीं होंगी। तो कहा गया कि सन 2000 तक आते आते लगभग 1 लाख
ऐसी गवर्नमेंट जॉब थी जो SC ST वर्ग को मिल सकती थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई। एक तो ये फैक्ट कहा जाता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उसका फ्यूल होता है प्रॉफिट। वहां पर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल जस्टिस, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनसे वो मुक्त होता है। तो कायदे में मुक्त होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हमारे यहां सोशल जस्टिस की बात करता है, गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि देखो, लोगों का घर तो पैसे से चलता है, और अगर जातिगत व्यवस्था के कारण कई लोगों को पढ़ाई से, कुछ विशेष काम करने से वंचित रखा गया, तो आज जरूरी है कि सरकार एक सीढ़ी का काम करे और उनको बराबरी के स्तर पर लाए। नहीं तो एक्चुअली सोसाइटी में वो इनइक्वालिटी और क्राइसिस की सिचुएशन बनी रहेगी। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से सवाल पूछा गया ऑन द फाइनल डे ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपका क्या मानना है, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया इज गोइंग टू बी, वी हैव क्रिएटेड द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेटेस्ट होगा, डेमोक्रेसी कैसी होगी, इस पर हम पूरी तरीके से अभी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। कई लोगों ने कहा, यार ये तो बहुत गलत बात कर रहे हैं, मतलब आप ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन और आप ही कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमें तो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, देखो मैं यथार्थ की बात करता हूं, रियलिटी की बात करता हूं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में के थ्रू हमने लीगल मैंडेट ऐसा कर दिया है कि सरकार अपनी प्रक्रिया में तो बराबरी की बात करेगी। जैसे हमने इक्वालिटी प्रेम्बल में भी बात की, और कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स में, बीट आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, हमने 17, 18, हमने इक्वालिटी की बात की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 है, उसमें भी हमने बात की। तो सरकार ऐसा करने के लिए प्रयास करेगी, चलो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुनिश्चित कर दिया, लेकिन सरकार को कोई भी कदम बिना सामाजिक सपोर्ट के सफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और समाज को बदलना आप एक कानून से नहीं कर सकते। सामाजिक बदलाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। अगर इतने जनरेशन से कुछ लोगों को, एक सामान्य इंसान को जो एक डिग्निटी का दर्जा दिया जाता है, कहा जाता है ना कि आधुनिक काल में, मॉडर्न टाइम में सबसे बड़ा फीचर यह है कि ह्यूमन डिग्निटी की वैल्यू एसेंशियल मानी गई है कि अगर आप इंसान हैं तो आप सम्मान डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन डिग्निटी से ही वंचित रखा गया जनरेशन से, तो एक कानून से ऐसा बदलाव कैसे आ जाएगा? और यहां पर डॉक्टर अंबेडकर जब इस बात पर मतलब वो फोकस कर रहे हैं, तो मतलब वो ये भी कह रहे हैं कि देखो, इकोनॉमिक सेक्टर कैसे काम करेगा, वो सोशल सेक्टर के चेंजेस पे बड़ा रोल निभाएगा। अब थोड़ा इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। आज के समय में, जैसे अभी इस वीडियो को कई ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो शायद वो तो कहेंगे, सर क्या बात कर रहे हैं सर, ये भेदभाव, जातिगत भेदभाव, हम तो ऐसा कुछ नहीं देखते, हमारी कंपनी में हमारे दोस्त हैं, और अब तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी हैं, और एवरीथिंग इज नॉर्मल, ये तो पुराने जमाने की बात होती थी। तो यही बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे थे, अगर इन जंजीरों को कोई तोड़ सकता है तो वो इकोनॉमी का रास्ता तोड़ सकता है। कानून जरूरी है, पदों पर रिजर्वेशन जब तक सोशल एसिमिलेशन ना हो जाए जरूरी है, लेकिन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी वजह से एक आर्टिकल का बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल था, कुछ समय पहले आया था इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा कि इफ यू हैव टू ब्रेक द शेकल्स ऑफ द कास्ट, यू हैव टू अर्बनाइज द विलेजेस। यानी कि अगर जाति की जंजीरों को तोड़ना है तो गांवों का शहरीकरण करना होगा। कई लोग बुरा मान जाएंगे, यार गांवों का शहरीकरण कर रहे हैं, बताओ, गांव होता है, उसका शहरीकरण क्यों कर रहे हैं? लेकिन आपको नहीं लगता कि जातिगत भेदभाव गांव और शहर में, हम गांव में ज्यादा देखते हैं। वहां शहरीकरण का मतलब यह था कि जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंज होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका जो बॉस है वो एक दलित है, तो जो वहां पर आपका रिलेशन है वो इकोनॉमिक रिलेशन है। वहां पर जो सोसाइटल बैरियर्स थे वो अब अर्बन सेक्टर में हम कमजोर होते हुए देखते हैं।
कमजोर होते हुए देखते हैं। मैं खत्म होने की पूरी तरह बात नहीं कर रहा। तो अब ये कहा गया कि यार ये प्राइवेट सेक्टर आ गया है, तो अब गवर्नमेंट सेक्टर जो पहले एक सीडी दे रहा था वो सीढ़ियां अब कम हो गई हैं। एक ये कहा गया प्राइवेट सेक्टर पे भी तो जिम्मेदारी होना चाहिए, क्यों केवल वो प्रॉफिट की बात कर रहा है, उसकी भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी ऐसे रिजर्वेशन दे जिससे कि वो जो एसिमिलेशन का रास्ता था वो आसान हो सके। तो प्राइवेट सेक्टर का इस पे बयान है कि देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर केवल प्रॉफिट कर रहा है, कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी या नेशन के प्रति कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा। अगर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट कमा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर साथ में जॉब्स भी तो क्रिएट कर रहा है, और जॉब्स क्रिएट कर रहा है तो वो जॉब्स क्या केवल जनरल कैटेगरी के लिए? नहीं, हर एक कैटेगरी के लिए। तो इस पर एक बयान भी आया था मिस्टर मुंजाल का, शायद आपने नाम सुना होगा, हीरो ग्रुप के चेयरपर्सन। उन्होंने कहा कि जब प्राइवेट सेक्टर काम करता है तो उसके लिए एफिशिएंसी मैटर करती है, उसके लिए स्किल सेट मैटर करता है। अब स्किल किसी में भी है, जो उस काम को अच्छे से कर सकता है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो एक तरीके से यहां पर यू कैन से लेवलिंग जो होगी सोसाइटी में वो इस कंपटीशन के बेस पे होगी, दैट यू हैव टू गेट डिजायर्ड स्किल सेट एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन लैडर। यू नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द लैडर विच वाज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। ये एक पर्सपेक्टिव यहां पर शेयर किया गया। तो कहा गया कि यार प्राइवेट सेक्टर अब प्राइम मूवर बन गया है, तो प्राइम मूवर बन गया है तो कम से कम कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होनी चाहिए। सर प्राइवेट सेक्टर ने कहा देखो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप और कुछ बताइए, ये प्राइवेट सेक्टर का रिजर्वेशन मत बताइए, क्योंकि रिजर्वेशन अगर आपने मैंडेटरी कर दिया तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर हमने बाउंड कर दिया कि इतने % हमें इस जाति से ही लेने हैं, तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। हमें हायरिंग फायरिंग और जो अपनी स्किल फोर्स है वो रखना पड़ेगा एफिशिएंसी के लिए। बाकी देश में हम कैसे बाकी देशों से कैसे कंपीट कर पाएंगे, उनके प्रोडक्ट से कैसे कंपीट कर पाएंगे अगर एफिशिएंसी इन वर्कफोर्स पर ही हमारी ओपननेस नहीं होगी। प्लस एक और बात बता दूं आपको कि कैपिटलिज्म का जो आइडिया है वो बेस्ड है लिबरल कॉन्सेप्ट पे। जब तो हमने कहा था कि 1991 पॉलिसी क्या, लिबरलाइजेशन, उदारवाद। तो उदारवाद का मतलब क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शंस को कम करो, चॉइसेस को बढ़ाओ। तो अगर आप रिजर्वेशन लगा देंगे प्राइवेट सेक्टर में तो अपने आप में वो एक एंटी लिबरल पॉलिसी होगी कि नहीं होगी? प्राइवेट सेक्टर के लिए तो एंटी लिबरल होगी ना, फिर किस बात का लिबरलाइजेशन हुआ भाई, है कि नहीं? तो इससे डिसइंसेंटिवाइज हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं कि टू एक्चुअली ब्रिंग यू कैन से न्यू स्टार्टअप्स, क्योंकि फिर वो कंडीशन लग जाएगी। तो ये इनका यहां पर मानना था कि प्राइवेट सेक्टर पर ये बाउंडेशन ना लगे। हालांकि यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि सन 2004 में यूपीए गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने डिक्लेयर किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। आप कहेंगे क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? तो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया कि हम ना फिर भी हम समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर प्राइम मूवर बन गया है और जो सीढ़ियां सरकार को लगानी थी तो वो सीढ़ियां प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना चाहिए उस पर, क्योंकि हमारी सोसाइटी कास्ट यू कैन से स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी है, इस फैक्ट को हम झुटला नहीं सकते। तो जाति धर्म मतलब जाति के आधार पर या अन्य आधारों पर भेदभाव है। और मैं आपको बता दूं यहां पर जब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करें तो वो कह रहे हैं सोशल इनइक्वालिटीज। अब वहां केवल एससीज या फिर ट्राइब के लिए एसटीज, केवल इसकी बात नहीं, यहां पर अदर बैकवर्ड क्लासेस या फिर विमेन की भी बात है। तो कहा गया कि हम ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे, प्राइवेट मतलब हम सरकार थोपेगी नहीं अपनी तरफ से कि रिजर्वेशन, लेकिन प्राइवेट बिजनेस एसोसिएशंस, स्टेट एजेंसी, सिविल सोसाइटी यानी कि मीडिया, एनजीओ, इन सब से बात करेंगे कि बताओ भाई आप इस विषय में कुछ कर सकते हो क्या। तो यहाँ पर सुनील कुमार मुंजाल जो उस टाइम पर CII के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा देखो भाई ये हमसे ना हो पाएगा, वी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू टेक इंडिविजुअल्स हु डोंट हैव रिक्वायर्ड स्किल्स। आप कैसे हमें फोर्स कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है रंग देखकर और कास्ट देखकर, लास्ट नेम देखकर हायरिंग थोड़ा ना करता है, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, स्किल देखकर करते हैं। तो ये सब आप अपने तक ही रखिए, हम पर ना बोझ डालिए। लेकिन इसके अपोजिट एक और रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगा। ये UGC के प्रोफेसर सुखदेव थोराट उस टाइम पर चेयरपर्सन थे, और यहां पर पोल ए एटवल, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने कुछ सैंपल सर्वे किए। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है, इनका सैंपल सर्वे कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो फेवर्ड जॉब एप्लीकेशंस थी वो हिंदूज, हाई कास्ट जो बैकग्राउंड है उनके लोगों को किया गया। इन्होंने कहा कि लास्ट नेम देखकर
अपॉइंटमेंट होती हैं। भाई देखिए देखिए, मेरा अनुभव अभी ऐसा नहीं रहा कि प्राइवेट सेक्टर में लास्ट नेम देखकर या फिर हाई कास्ट हिंदू देखकर हायरिंग होती हो। लेकिन इनका कहना है कि लो कास्ट और अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है और अगर सेम क्वालिफिकेशन वाला है तो फिर उसमें हाई कास्ट हिंदू को प्रेफरेंस दी जाएगी, इनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, लो कास्ट और मुस्लिम्स को। अब हो सकता है आपका अनुभव मेरे से अलग हो, आपका क्या विचार है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई एम गोइंग टू गो थ्रू द कमेंट। लेकिन इनकी रिपोर्ट ये कह रही है, इनका सैंपल सर्वे कह रहा है, तो हो सकता है कुछ जगह पर तो सच्चाई हुई होगी भाई, तभी तो इन्होंने सर्वे से ऐसा कहा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं, ये पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। अब चलिए इस प्रॉब्लम की रूट में जाते हैं। ठीक, ब्रिटिश रूल से ही बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के सामने एक बड़ा चैलेंज होता है कि सोसाइटी को ये बिलीव होना चाहिए कि सिस्टम में न्याय है, सिस्टम में जस्टिस है। और जस्टिस अगर मतलब जस्टिस क्या है, जस्टिस को एक डेफिनेशन हर एक वर्ग के लिए हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कहने का मतलब जस्टिस फॉर वन मे बी जस्टिस फॉर अदर। जैसे कि रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन लाया किस ले गया, बिकॉज इनजस्टिस वाज हैपनिंग फॉर अगेंस्ट सर्टेन सेक्शंस। तो कहा गया कि चलो भाई जस्टिस लाएंगे, रिजर्वेशन लाएंगे। लेकिन दूसरे वर्गों को फिर क्या लगा कि यार ये हमारे साथ तो इनजस्टिस हो रहा है, हमारे पास काबिलियत है, क्षमता है, लेकिन हमसे कम काबिलियत में वो रैंक सीट मिल रही है और कम रैंक में भी सीट मिल रही है, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें या जॉब्स की बात करें। तो ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज शुरुआत से ही रहा है। मैं आपको बताऊं, एंशिएंट टाइम में एक स्कॉलर होते थे एरिस्टोटल, शायद आपने नाम सुना होगा अरस्तू का। उन्होंने कहा कि अगर समाज में रियल या परसीव्ड भी, मतलब इमेजिनेशन में भी इनजस्टिस वाली फीलिंग आ गई तो इनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो जब ब्रिटिशर्स यहां आए तो अब आप सबको पता है ब्रिटिशर्स कोई ऐसा तो नहीं है, दे वांट टू एस्टैब्लिश जस्टिस इन आवर सोसाइटी, राइट। दे वर देयर फॉर देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट, राइट। लेकिन उन्हें भी इस बात का पता था कि यार हमें कुछ ऐसे सिस्टम यहां सेट करने पड़ेंगे जिससे कि हम सोशल रिफॉर्मर लगें। कई ऐसे वर्ड्स दिए गए इनके लिए जैसे कि व्हाइट मैन्स बर्डन, देखो आप तो बारबेरियन हो, ये सिविलाइज करने आए हैं। तो उसी वजह से यहां पर रिजर्वेशन की बात हुई। अब मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का तो पर्सपेक्टिव आपको बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्राइटेरिया वाले ग्रुप्स के लिए कुछ अतिरिक्त फायदे की बात इन्होंने कही थी। इस जाति शब्द पर चलते हैं। जन, जाति और कास्ट, ये कहा जाता है कि जाति शब्द जन से बना है और जन का मतलब होता है बर्थ। तो यानी कि जाति बाई बर्थ होती है। यहां पर कास्ट इस वजह से क्योंकि पोर्चुगीज और स्पेनिश में जो कास्टा शब्द है, कास्टा, इसका मतलब होता है रेस, लीनिएज, ब्रीड। लेकिन हमारे यहां पर यूरोपियंस ने इस कास्टा शब्द से कास्ट बना तो दिया, लेकिन क्या हमारे यहां जाति जो है, कास्ट जो है, क्या वो एक तरीके से रेस को सिग्निफाई करती है? नहीं। ब्रीड को सिग्निफाई करती है? नहीं। रेस ब्रीड को हमारे यहां सिग्निफाई नहीं करती। रेस तो वो होती है कि भाई आपका जो एंथ्रोपोलॉजिकल फीचर्स हैं, यानी कि बॉडी फीचर्स हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, आपके जीन्स सोर्स बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी ना है। जाति का कैटेगराइजेशन इस बेसिस पे नहीं है, उसका कैटेगराइजेशन किसी और बेसिस पे है। जैसे कि जब आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए एंशिएंट टाइम में जाते हो, मतलब एंशिएंट टाइम के बारे में पढ़ते हो, तो आपको वहाँ पे धर्मशास्त्र के बारे में जानने को मिलता है। और यहाँ पर पता लगता है कि यार हमारे यहाँ पर कहा गया कि एक टाइम पर जब कोई सरकार नहीं होती होगी, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर कोई सरकार है, चाहे राजा की सरकार है या आज के टाइम की लोकतंत्र की सरकार है, तो सरकार का मुख्य दायित्व ये होता है कि प्रजा का पालन होना चाहिए, रक्षण होना चाहिए, और प्रजा में सबका पालन सबका रक्षण होना चाहिए। तो ऐसे में कहा गया कि उस टाइम पे लोगों ने एक्चुअली आह्वान किया होगा ब्रह्मा से कि भाई कोई सरकार ही नहीं है। जब सरकार ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई राजा ही नहीं है, तो उस टाइम पर तो मत्स्य न्याय चल रहा होगा। मत्स्य न्याय का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहां पे जो बड़ी फिश होती है वो स्मॉल फिश को खा लेती है। आप कहोगे ये क्या चल रहा है, फिश क्या चल रहा है? एग्जाम्पल है कि एक तरीके से माइट इज राइट चलता है, तो ऑर्डर नहीं है, इनस्टेबिलिटी है। तो ऑर्डर इनस्टेबिलिटी को मतलब जो डिसऑर्डर है उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो कहा गया कि लोगों ने ब्रह्मा से आह्वान किया और ब्रह्मा से कहा कि कुछ करिए। तो ब्रह्मा ने मनु को क्रिएट किया।
और मनु से निकली मनुस्मृति। अब इस मनुस्मृति में ही 4 वर्णों का जिक्र है। अब इस 4 वर्ण का आधार फिर क्या बन जाती है, बाद में जाति बन जाती है। हालांकि यहां पर वर्ण शब्द यूज किया गया था। अब यहां पर वर्ण का मतलब क्या था, इस पे अलग अलग थ्योरी है। एक थ्योरी ऑक्यूपेशनल थ्योरी है। कहा गया कि देखो अल्टीमेटली किसी सिस्टम को चलाना है तो लोगों को अलग अलग काम तो करने होंगे। तो किसी को रक्षण का काम करना होगा तो क्षत्रिय, तो कहा गया कि ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, ये एक इंटरप्रिटेशन है। और मुख से ब्राह्मण्स जिनका काम है ज्ञान बांटना, ज्ञान का अर्जन करना। कहा गया थाइस से वैश्य जिनका काम है ट्रेडिंग, और फीट्स से शूद्र जिनका काम है तीनों बाकी क्लासेस को सपोर्ट करना, जिसमें सर्वेंट्स, पीजेंट्स, अदर एक्टिविटीज वाले लोग थे। और इसमें अदर मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे भी थे जो इन 4 वर्णों से अलग थे, उनको अनटचेबल कहा गया, जो क्लीनर्स थे। तो ये एक कैटेगराइजेशन यहां पर किया गया। तो कहा गया ऑक्यूपेशनल वाले कहते हैं जो जिनका एक्सप्लेनेशन, उनका कहना है कि स्टार्टिंग में ये वर्णा सिस्टम वाज नॉट सॉलिडिफाइड, यानी कि अगर कोई शूद्र है, कोई जो उस टाइम पर कोई पीजेंट्री का काम कर रहा है, मैं हाईलाइट करना चाहता हूं क्योंकि कई बार इस वाले एक्सप्लेनेशन पे बारे में हमें नहीं पता होता। जो सर्व कर रहा है दूसरे को, सर्वेंट का काम कर रहा है, लेकिन अगर वो ज्ञान को हासिल कर ले तो ब्राह्मण बन सकता है। अगर कोई ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हासिल कर ले, रक्षण का काम करे, तो वो क्षत्रिय बन सकता है। लेकिन फिर इस पे ये कहा गया कि जो ब्राह्मण्स है जिनके पास पावर आई टू इंटरप्रेट लॉ, इंटरप्रेट धर्मशास्त्र, तो अल्टीमेटली उन्होंने सॉलिडिफाई कर दिया और इस सिस्टम को बाई बर्थ बना दिया। तो वहीं से जन्म हुआ ब्राह्मणिज्म, और वहां से कहा गया कि इससे जो शूद्रास थे और जो अनटचेबल्स थे उनकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा ट्रबलसम हो गई। तो एक ये एक्सप्लेनेशन कहा जाता है कि फिर ये बाई बर्थ बन गया, पहले केवल ये ऑक्यूपेशनल होता था। तो लेकिन अब जो इंडोलॉजिस्ट हैं, जो इंडिया के सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एंडरसन पार्कर, ये भी कहते हैं कि भाई हमने तो शुरुआत से जो भी सोर्सेस हमें मिले तो वहाँ तो हमें बाई बर्थ ही मिला है। ये वो कैटेगराइजेशन है जो मैंने आपको बताया, ब्राह्मण्स, प्रीस्ट, एकेडमिक्स, क्षत्रिय, वॉरियर किंग्स, और वैश्य, मर्चेंट, लैंड ओनर, शूद्रा, कॉमनर्स, पीजेंट्स, सर्वेंट्स, अनटचेबल्स, आउटकास्ट यानी कि स्ट्रीट स्वीपर्स एंड अदर क्लीनर्स। तो ये इस पर थियरी आई, और डॉक्टर अंबेडकर इस थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं, मनुस्मृति को क्रिटिसाइज करते हैं। कहते हैं कि ये कह देना कि ऑक्यूपेशनल था और इस वजह से इसको जस्टिफाई किया जाए, ये कहाँ तक सही होगा अगर रियल एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव हो। क्या था, क्या होना चाहिए, असलियत में क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा बेटर है कि हम ये देखें कि इससे शूद्रास, अनटचेबल्स की स्थिति क्या हुई। यहां पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने वर्ड दिया दलित। यहां पर कहीं आपको दलित वर्ड दिख रहा है? नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं दलित में दल शब्द जो है उसका मतलब ब्रोकन। उनका अलग थ्योरी है इस पे। उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि शुरुआत में हम हंटर्स एंड गैदरर्स रहे होंगे, फिर उसमें से कुछ लोगों ने, मैं इस बात को इस वजह से समझाना चाह रहा हूं क्योंकि आगे फिर मैं कनेक्ट बैक करूंगा विद कैपिटलिज्म, क्योंकि देख रहे हैं कि यहां पर डॉक्टर अंबेडकर के आइडिया को या फिर इस वाले आइडिया को कि हर जगह कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रोल, ये आपके सोशल फंक्शन से और सोशल फंक्शन और सोशल स्टेटस से कनेक्ट कर रहा है। मुद्दा बस ये है कि यहां पर सोशल मोबिलाइजेशन वाज नियरली इम्पॉसिबल एज पर दिस थियरी कि भाई हो क्या रहा था। नहीं तो ऑक्यूपेशनल थ्योरी कहती है हो सकता था सोशल मोबिलाइजेशन, अब आप ऊपर मूव कर सकते थे। अब देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या कहना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हुआ क्या था। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, फीट से शूद्र निकले, सब झूठ है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं, उनका कहना है कि दल का मतलब है ब्रोकन। अब ब्रोकन का मतलब क्या है? उन्होंने कहा हुआ क्या कि पहले हम सब हंटर्स एंड गैदरर्स थे, जंगलों में घूमते थे, हंटिंग करते थे, खाना पीना खा लेते थे। अब हुआ क्या कि कुछ लोगों ने सेटल्ड लाइफ अपना ली। सेटल्ड लाइफ का मतलब कि उन्होंने गांव में बसना स्टार्ट कर दिया। गांव क्यों बसना स्टार्ट करा? क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने खेत बनाए, तो खेतों में क्योंकि खेती करनी है तो खेतों के पास घर बनाए, तो इसी वजह से गांव का स्ट्रक्चर क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे कि वो इस सेटल्ड लाइफ को नहीं जी रहे थे, वो तब भी अलग अलग अपना हंटिंग एंड गैदरिंग करते घूम रहे थे, उन्हें सेटल्ड लाइफ नहीं स्टार्ट की। अंबेडकर कहते हैं कि क्योंकि ये सेटल लाइफ जी रहे थे तो इसी वजह से विलेज की इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस अमंग पब्लिक डेवलप हो गई।
तो गांव में इस वजह से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन की तुम ये काम, ऐसे ऐसे काम बढ़ गए और आपस में इंटरकनेक्ट हो गए। ये जो अलग अलग थे, ये थे दल, मतलब ये अपने अभी भी ब्रोकन है, दे हैव नॉट स्टार्टेड सेटल्ड लाइफ, बट व्हेन दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स विलेजेस टू अल्टीमेटली सी कि यार अल्टीमेटली तो सेटल्ड लाइफ इज बेटर लाइफ। तो ऐसे में यहां पर जो ऑलरेडी सोसाइटी डेवलप हो चुकी थी, इन्होंने इनसे कहा कि भाई आप जो है गांव के बाहर अपने घर बनाएं और जो हमारी कुछ जरूरतें होंगी हमें सपोर्ट करने की, हम उसमें आपको कुछ काम दे दिया करेंगे, लेकिन आप गांव से बाहर ही रहना। तो ऐसे में जो दलित वर्ग है, वो जो शोषित वर्ग है, उसकी बस्तियां गांव से बाहर की तरफ देखी गई। तो उनका कहना है कि इसमें कोई ब्रह्मा और कैटेगराइजेशन की ब्राह्मण्स फ्रॉम ब्रह्मास मुख, ऐसा कुछ नहीं था। दैट वाज द रीजन, ये इनकी थ्योरी है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी समाज के वर्ग को शोषण से निकालना हो तो यू नीड टू गिव देम अ थ्योरी, एन आइडियोलॉजी, बिकॉज आइडियोलॉजी इज लाइक अ चश्मा, मतलब इट्स लाइक स्पेक्ट्स, कि वो आपको नजर देते हैं दुनिया को देखने की। अगर कोई थ्योरी ऑलरेडी प्रेवलेंट है सोसाइटी में और वो कह रही है कि आप तो फीट से निकले हैं, हम मुख से निकले हैं, हम भुजाओं से निकले हैं, तो जो अपने माइंडसेट में ही अपने आप को नीचे आंक रहे हैं वो समाज में कभी ऊपर नहीं उठ सकेंगे। तो इसी वजह से जो सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं वो हमेशा काउंटर थ्योरी देने की कोशिश करते हैं कि देखो वो भी एक कंसेप्शन है, तुम इस कॉन्सेप्शन को देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ये हुआ हो। सबसे पहले अपने आप को अपने इस थ्योरी, जो थ्योरी तुम पर हावी है, तुम अपने आप को कम आंक रहे हो, उसको हटाओ। तो दैट्स द आइडिया। फिर जाकर तुम अपना कुछ सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकते हो। पहले दिमाग से अपनी जंजीरों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि दलित वर्ग ने भी तो इस बात को मान ही लिया ना फिर, क्योंकि भी समाज की रियलिटी है ये, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो यानी कि वहां पर रोल रहा इकोनॉमी का। खैर ये तो कैटेगराइजेशन मैंने आपको बता दिया, राइट, दिस कैटेगराइजेशन। अब इल इफेक्ट्स क्या है कास्ट सिस्टम के, आप सबको पता है कि इकोनॉमिक, सोशल, मतलब चाहे दलित वर्ग से कोई पढ़ भी ले, लेकिन उसके बाद भी उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर कोई डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ ले और वो आए कि चलो मैं डॉक्टर हूँ, तो गांव के और आसपास के लोग उसके पास अपना इलाज कराने नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई हाउ कैन यू गो। तो ऐसे में कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, वो अगर ऐसा पढ़ने के बाद भी वो उस प्रोफेशन को सक्सेसफुली नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली वो क्या सोचेगा कि यार ये पढ़ाई का कुछ फायदा ही नहीं है, यानी मैं तो बना हुआ हूं केवल वही काम करने के लिए। ऐसे इन्हीं कास्ट जो सिस्टम में फिर हमने देखा कि कई सारी और सोशल इविल्स थे, वो प्रिवेल होते चले गए। अब देखिए डॉक्टर अंबेडकर और नंगेली जी का दो वाक्य होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में थे तो उनको सेम पॉट से पानी नहीं पीने दिया गया। इवन जब वो सर्विस में आए, तो सर्विस में आने के बाद जब उनके मकान मालिक को पता लगा कि भाई आप तो दलित हैं, तो रात को ही उनका सामान बाहर निकाल दिया गया। दो ही वॉज इन अ हाई पेइंग जॉब एंड ही वॉज पेइंग गुड रेंट, लेकिन नहीं। ये बहुत ही दर्दनाक वाक्य और एक रियलिटी थी। नंगेली, शी हैड टू कट हर ब्रेस्ट इन अ, यू कैन से, इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, कि त्रावणकोर, जहाँ पर आज केरला है, त्रावणकोर राज्य में दलित महिलाओं पर टैक्स लगाया जाता था अगर वो अपनी ब्रेस्ट को कवर करें तो, कपड़े से। अगर टैक्स नहीं दोगे तो ब्रेस्ट को आप कवर नहीं कर सकते। तो ये हमारे समाज की सच्चाइयां थी। आज़ादी से पहले शाहू जी महाराज, जो कोल्हापुर के महाराजा थे, तो उन्होंने ऑलरेडी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी को अपने राज्य में इंप्लीमेंट किया था। तो उन्होंने एजुकेशन में रिजर्वेशन को लाया, हॉस्टल्स बनाए। उन्हें पता था कि ट्रू इंटीग्रेशन हमारी सोसाइटी में तब हो पाएगा जब हर एक वर्ग से बच्चे पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। वो कम्युनिटी डाइनिंग को भी प्रमोट करते थे कि अगर साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, तो कई सारे जो पूर्वाग्रह हैं वो जाएंगे। तो उस टाइम पर 50% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ की उन्होंने पॉलिसी बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही इन्वेंशन किया है। ऐसी मैसूर राजा, जो राजा नलवदी कृष्ण राजा वादियार, वहाँ पर उन्होंने भी कमेटी बनाई थी। जब पता लगा कि यार रोष है जनता में, एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कह रहा है कि केवल ब्राह्मण डोमिनेटेड सिस्टम बन गया है, तो अगर प्रशासन ब्राह्मण डोमिनेटेड है और ब्राह्मण को वो शोषक मान रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से गवर्नेंस क्राइसिस हो जाएगा ना, कि अगर जनता उस कानून को नहीं मानेगी या उसका विरोध करेगी। तो ऐसे में कमेटी बनाई गई, फिर वहाँ पर भी इंप्लीमेंट हुआ अफर्मेटिव पॉलिसीज, राइट। ब्रिटिश राज ने पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन से भी एक आगे की चीज़, इलेक्टोरेट
का इस्तेमाल किया। जैसे 1909 में जिसको कहा जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऐसी मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म 1919, या 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो मैकडोनल्ड अवार्ड के बाद आया था, क्योंकि आप सबने मॉडर्न हिस्ट्री में शायद पढ़ा हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, राइट। 1932 31-32 चल रहा था। नाउ द पॉइंट हियर इज कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट क्या था। तो यहां पर ब्रिटिशर्स का कहना था कि कुछ वर्ग पीछे रह गए हैं, तो ऐसा करते हैं कुछ एरियाज में केवल वोट भी इसी वर्ग के लोग देंगे। इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, वोट देने वाले लोग। तो अगर हमने कहा कि मुस्लिम इलेक्टोरेट, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कुछ एरियाज चिन्हित कर लिए गए कि इस एरिया में केवल मुस्लिम ही वोट देंगे और कैंडिडेट भी कौन होगा, मुस्लिम ही होगा। तो इससे तो सोसाइटी को और बांट दिया जाएगा, क्योंकि उस एरिया में जो हिंदू होगा, अदर वर्ग के लोग होंगे, सिख होगा, तो उसको तो आप, वो तो बस वहां रह रहा है ना, तो उससे कोई वोट मांगने आया, और अगर उसकी वोट की वैल्यू ही नहीं है उस एरिया में, तो एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो एक तरीके से वो तो उनकी वैल्यू करेगा नहीं एक तरीके से। तो पॉइंट इज कि दैट इज गोइंग टू, यू कैन से, सेपरेट द सोसाइटी। तो अब जब दलित्स के लिए अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत ही फेमस स्पीच थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उसकी आर्काइव्स में वो स्पीच आपको अभी भी मिल जाएगी अगर आप गूगल करेंगे। तो उन्होंने कुछ रियलिटीज़ के बारे में बताया, कैसे कई जगह पर गाँव में उस समय पर कहा गया कि ब्रिटिशर्स, आपको देखना होगा कि कई जगह पर दलित से कहा जाता है कि आप जब उस गांव से गुजरें तो अपने साथ झाड़ू बांध कर निकलें, जिससे जहाँ जहाँ आपके कदम पड़ें तो उसके पीछे पीछे झाड़ू भी हो जाए। कई जगह कहा गया कि जब आप दलित हमारे गांव के अंदर से आएँ, क्योंकि बाहर बस्ती आपके अंदर आएँ, तो अपने सामने एक छाछ बांध लें। तो ये व्यवस्था बनाई गई कई जगह पर कि जिससे कि जब आप बोलें हमारे गाँव में, तो ऐसा ना हो कि आपका सलाइवा ग्राउंड पर गिर जाए, गांव हमारा अपवित्र ना हो जाए। तो ये प्योरिटी का कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली वेरी डिटरमेंटल टू दिस दलित कम्युनिटीज़। तो मैकडोनल्ड ने कहा, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, कि चलो फिर तो इस पे दलित के लिए इलेक्टोरेट लाएंगे। यहाँ पर गांधी जी का कहना था कि यार ये तो हिंदू सोसाइटी को बांटने वाली बात होगी, हमें हिंदू सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म करना होगा, दलित को हम हरिजन कहेंगे। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी का कहना था, व्हाट गांधी जी इज डूइंग इज एक्चुअली प्रोपगेटिंग फॉल्स कॉन्शियसनेस। आप एक भ्रमित चेतना डाल रहे हो समाज में कि दलित जो है हरि के जन हैं और हरिजन सेवक संघ की स्थापना कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता इससे नहीं बदलेगी। वास्तविकता बदलेगी जब कुछ टेंजिबल चेंज आएंगे कानूनी लेवल पे या इकोनॉमिक लेवल पे। लेकिन फिर भी क्योंकि गांधी जी अनशन पर बैठे थे, फाइनली पूना पैक्ट साइन हुआ। अब आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी कैरी फॉरवर्ड किया इन पॉलिसीज़ को, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी। देखिए, इलेक्टोरेट तो हम नहीं रख रहे थे, क्योंकि इलेक्टोरेट तो समाज को बांट रहा था, हमने रिजर्वेशन को रखा, चाहे रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स हो और रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड जॉब्स हो। अब देखिए, इसके लिए स्कोप हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 देता है, कहता है कि स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए, जैसे कि एससीज एसटीज़ के लिए। 15 क्लॉज 5 ये कहता है कि इवन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। 16 4 बी, आर्टिकल 16 जो है वो है गवर्नमेंट जॉब के लिए, यानी कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस। ये क्राइटेरिया दे रखे हैं आर्टिकल 16 में। तो इसी में जब नीचे जाते हैं क्लॉज 4 बी पे हम जाते हैं, तो वहाँ पर कहा गया है कि इवन रिजर्वेशन में अगर पिछले साल की वैकेंसीज फुलफिल नहीं हुई हों तो उन वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड किया जाए, कैरी फॉरवर्ड रूल कहा जाता है, राइट। 39A DPSP ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि स्टेट ऐसी पॉलिसी बनाए जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, फ्री लीगल एड दे। 341, 342, 342A सब में एक चीज़ कॉमन है कि प्रेसिडेंट चाहें तो डिक्लेयर कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं क्या एससीज को, प्रेसिडेंट चाहे नोटिफाई कर सकते हैं एसटीज के लिए, प्रेसिडेंट चाहे नोटिफाई कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसमें अभी कुछ टाइम पहले एक अपडेट आया है, आप मुझे बताना चाहेंगे कमेंट में क्या अपडेट आया है रिगार्डिंग नोटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। 338, 338A, 338B ये किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो यानी कि इन कम्युनिटीज के लिए नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा है। 330 और 332 रिजर्व मतलब स्पेसिफिक रिजर्वेशन फॉर एससी एसटीज इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि एमपी एमएलएज की सीट्स पर रिजर्वेशन। हम सबको पता है ये एक रियलिटी है, राइट। और ये पॉलिटिकल यू कैन से रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज क्वाइट होपफुल फ्रॉम दैट।
अब ये 243D 233D टी, सीधा बात है 243, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, पंचायत की। तो SC/ST रिजर्वेशन वहाँ पर भी है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी SC/ST रिजर्वेशन। लेकिन यहाँ पर अगर मैं जब आपको पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ पढ़ाता हूँ तो इन डिटेल पढ़ाता हूँ, तो उसमें बताता हूँ कि देखिए ऐसा नहीं है कि जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में है वही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर है, नहीं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया अलग अलग होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर किसी जगह पर एसटीज ही नहीं है और आप कहोगे नहीं मैंडेटरी रिजर्वेशन है एसटीज के लिए 7%, 7.5%, तो भाई फिर कहीं और से एसटीज को थोड़ा ना लेकर आओगे कि नहीं हमारे यहाँ पर यहाँ सीट है रिजर्व एसटीज की, नहीं, तो यानी कि पॉपुलेशन का कनेक्शन होगा वहाँ पर, है कि नहीं। फिर आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन की बात देखी होगी, 10% रिजर्वेशन। एक्चुअली इसकी बात जो है वो 1990s में भी उठी थी जब PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि उससे पहले मंडल कमीशन की डिबेट आई थी। मंडल कमीशन, जैसी मैं ओबीसी रिजर्वेशन की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, आपके दिमाग में आना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस काका कालेकर, और सेकंड कमीशन मंडल कमीशन। ओबीसी रिजर्वेशन जो हम प्रेजेंटली देखते हैं वो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर देखते हैं। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन का वीपी सिंह जी द्वारा, वीपी सिंह जी अभी दिखने रहे यहाँ पर थे, वीपी सिंह जी द्वारा उसको एक्सेप्ट करना, लागू कराना, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना, इंदिरा साहनी केस हुआ। इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि भाई अल्टीमेटली 50% मैक्सिमम स्लैब होनी चाहिए रिजर्वेशन की, राइट। यहां पर कहा गया कि 52% ऐसी कम्युनिटी है, हिंदूज हों या नॉन हिंदूज हों, जो एक्चुअली बैकवर्ड है, तो कम से कम 27% इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये मंडल कमीशन ने कहा। इंदिरा साहनी ने कहा कि ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन साथ में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया, यानी कि बैकवर्ड कम्युनिटीज में ऐसे वर्ग जो कि क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। वीपी सिंह जी जिन्होंने एक्सेप्ट किया था 50% क्राइटेरिया, ये तो बेसिक बात हो गई। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर एक तरीके से क्रीम कहां पर होती है, टॉप पर होती है ना क्रीम, भाई मिल्क में भी क्रीम टॉप पर होती है। तो क्रीमी लेयर का मतलब हम बात करें जो एक तरीके से एम्पावर्ड सेक्शन है, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस में है, या स्पेसिफिक जो इनकम का क्राइटेरिया है, लैंड ओनरशिप का क्राइटेरिया, अगर आप उसमें फिट बैठते हैं तो आपको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, ठीक। अच्छा मुझे बताइए, अगर कोई आर्मी में लेफ्टिनेंट है या मेजर है तो क्या उनके बच्चों को ओबीसी रिजर्वेशन मिल सकता है, या लेफ्टिनेंट मेजर इन आर्मी तो वो भी क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया में आएंगे ओबीसी में? तो आप अपना जवाब कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ग्रुप ए ग्रुप बी यहाँ पर बोला, कई लोग कहेंगे सर बेसिक सी बात है सर, लेफ्टिनेंट कमीशन ऑफिसर होता है सर, लेफ्टिनेंट और कैप्टन और मेजर, कैसी बात कर रहे हैं, बेसिक सी बात है। इतनी बेसिक सी बात है तो कमेंट में बताइए और फिर एक बार चेक करिएगा, ठीक है। क्राइटेरिया हिंट है कि यहाँ पर ट्रैप है। ट्रैप का मतलब होता है जिसको आप ऑब्वियस समझते हो लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, अब यहां पर आते हैं जो हमारा टॉपिक है कि देखो कैपिटलिज्म। अभी हमने बैकग्राउंड जाना, अब कैपिटलिज्म से क्या चेंज हो रहा है। जो आज की जनरेशन है जेन जी, सबसे पहले तो उनका रुझान अब जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा है, गिग कल्चर की तरफ ज्यादा है। आज की लेबर मार्केट में क्रिएटिविटी, सोशल मीडिया, ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे रही है, बहुत कम टाइम में बहुत बड़े सक्सेस दे रही है। तो ऐसे में ये नई तरह की लीडर्स बन गई हैं। तो क्या ऐसे में पुरानी लीडर्स का होना ज़रूरी है? क्योंकि पुराने टाइम में जो इंडस्ट्री की बात की जाती तो मतलब एक असेंबली लाइन है, तो असेंबली लाइन पे दिस पर्सन कैन बी चेंज्ड विद एन एससी, दिस पर्सन कैन बी चेंज्ड विद एन ओबीसी। चेंज इन द सेंस कि अगर यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है तो रिजर्वेशन आ जाए तो एक्चुअली संख्या बदल जाएगी, ठीक है, और एम्पावरमेंट हो जाएगा उस सेक्शन का। लेकिन आज हमें क्रिएटिविटी चाहिए, राइट। आज मार्केट जो है इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजीज विच आर एक्चुअली यू कैन से आर द बेस ऑफ मार्केट, वो इतनी तेजी से बदल रही हैं जितने मतलब 5 साल में इतना बदलाव आ रहा है जितना पिछले 20 साल में नहीं आ रहा। यानी कि आज जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आज जिस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, जिस तरीके से हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या 5 साल पहले एग्जैक्टली ऐसा ही था? नहीं, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। तो 10 साल बाद बिल्कुल अलग होगा। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में जो हमारा आइडिया है टुवर्ड्स सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन पॉलिसी, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा रीलुक करने की जरूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि रिजर्वेशन, हम द पॉइंट इज कि क्या रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी इज एक्चुअली डिलीवरिंग द वैल्यू विच वाज थॉट अर्लियर। क्योंकि पहले ये आइडिया था कि रिजर्वेशन एक समय तक आएगा और उसके बाद सोसाइटी लेवल पे एसिमिलेशन हो जाएगा, तो अलग अलग सेक्टर्स में फिर हम रिजर्वेशन को रीलुक कर सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से इकोनॉमी चेंज हो रही है डिजिटल एज में,
तो शायद हमें सोसाइटी के हर एक वर्ग को, चाहे वो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, अदर वर्ग है, उसको एम्पावर करने के लिए नई पॉलिसीज की जरूरत है। जो प्रेजेंट पॉलिसीज हैं ऑलरेडी वो खुद चैलेंज हो रही हैं। प्राइवेट सेक्टर प्राइम मूवर बन गया है। अभी मैं कुछ डेटा आपको दिखा रहा हूं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अश्विनी देश पांडे, तो इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इनका ये कहना है कि जो एक्सेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, वेल पेइंग जॉब है प्राइवेट सेक्टर में, वो प्रिविलेज सेक्शन के पास है। तो यानी कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो मेजर से रख रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं तो सरकार को ऐसा भी कुछ सोचना होगा कि न्यू काइंड ऑफ स्किल सेट में जो पीछे रह गए वर्ग हैं उनको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब पुरानी स्ट्रेटेजी से आज नई इकोनॉमी में आप कोई मैजिक सोच लें, वैसा नहीं होने वाला, राइट। 2019 में एक और स्टडी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने की। इन्होंने कहा कि ओवर रिप्रेजेंटेशन SC ST कम्युनिटी का देखा गया लो पेइंग जॉब में, अंडर रिप्रेजेंटेशन देखा गया हाई पेइंग जॉब में। तो पॉपुलेशन के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है हाई पेइंग जॉब में। तो यानी कि कुछ सोशल रियलिटीज अलग हैं। अब प्राइवेटाइजेशन कैसे चीजों को बदल रहा है। अगर हम 7th सेंट्रल पे कमीशन रिपोर्ट की बात करें तो 52 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे। नंबर ऑफ वैकेंसीज डिक्लाइन टू 40.66 लाख अगर हम 2019 से कंपेयर करें। तो यानी कि रिडक्शन कितना होगा, 11.34 लाख का हो गया गवर्नमेंट जॉब में, राइट। तो समझ लीजिए कि उसके इक्विवेलेंट जो लेटर थी फॉर दीज जॉब्स वो भी कम हो गई। आउट ऑफ दीज वैकेंसीज 31.43 लाख वर फिल्ड, अ ग्रोस कॉन्ट्रैक्शन 20.57 लाख। तो आप सोच लो कि जितनी वैकेंसीज थी उसमें से फिल भी कम हुई, क्योंकि सरकार फिर बार बार सिस्टमैटिकली निकालती है कि एक तो हो जाता है कि सैंक्शन पोस्ट ये हैं, इतनी वैकेंसी है, लेकिन फिर गवर्नमेंट एग्जाम निकालती है, फिर फाइनली फिलिंग करती है, रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो उसमें भी हमने एक गैप देखा। अगर ये वैकेंसीज फिल होती हैं तो 3,08,550 SCs को मिलती, 1,54,275 STs को मिलती, 5,55,390 OBCs को मिलती। अब आप कहेंगे सर करोड़ों की जनता के सामने ये संख्या तो बहुत कम है, तो क्या ही फायदा हो रहा है रिजर्वेशन से। नहीं नहीं, हमें इसको ऐसे सोचना चाहिए कि देखिए ये जो जॉब है ये परिवार में किसी एक को जा रही है। अभी आज भी हमारे देश में ऐसी जगह हैं जहां पर इसी होप में हैं लोग कि परिवार में से किसी एक को अगर ये नौकरी मिल गई तो पूरा परिवार, आसपास के लोग वो एम्पावर हो सकते हैं, उनको रास्ते मिल सकते हैं, वो व्यक्ति उनको हेल्प कर सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आप मेट्रो सिटीज में हैं तो यू कैन थोरली नेग्लेक्ट दी, यू कैन से नीड ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। तो आज भी भारत में ये भाग हैं। वो अलग बात है, इस पे एक पॉइंट आता है कि लेकिन SC ST रिजर्वेशन में, OBC रिजर्वेशन में अगर केवल कुछ ही वर्ग हैं, कुछ ही कैटेगरी हैं, कुछ ही परिवार हैं, वही बार बार रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं, और जो ऐसे लोग हैं जिनको वाकई उस रिजर्वेशन का फायदा चाहिए, जिन्हें उस लेडर की जरूरत है, वहां तक वो लेडर पहुंच ही नहीं पा रही, तो ये एक यू कैन से पॉलिसी रीलुक करने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बता चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे OBC में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया, ऐसे SC ST में भी क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया आना चाहिए। 17,33,973 एम्प्लॉइज CPSCs में थे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज जैसे भेल, गेल, NTPC एटसेट्रा, 2012-13 की बात करें, और इसमें से 2,86,350 तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट वाले। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन पे काम करता है, तो बदलाव केवल प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रहा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब बढ़ रही है, गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो तो है ही, प्लस गवर्नमेंट कंपनीज भी अब अपने मॉडल को प्राइवेट सरीखा बना रही हैं। वो भी अपनी जो वर्कफोर्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे डाल रही हैं, डेली वेज पे डाल रही हैं, परमानेंट एम्प्लॉइज को कम कर रही हैं। उनका मानना है तभी हम ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। जैसे 2019-20 का डेटा देखिए, 14,73,810 एम्प्लॉइज, तो यहां से आपको डिक्रीज दिख रहा है। CPSE का डेटा बता रहा हूं आपको, ठीक, जिसमें से 4,98,807। तो देखिए यहां पर 2,86,350 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे, यहां पर 4,98,807 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। तो यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज में भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को एक्चुअली वो यूज कर रही है, ना कि फुल फ्लेज जो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, उसको कम कर रहे हैं। अब देखिए डेली वेज वर्कर को बढ़ा दिया, तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, इनको एक तो तनख्वाह कम देनी होती है, प्लस जो सोशल सिक्योरिटी है, PF एंड अदर फैसिलिटीज, उसकी बाउंडेशन इस सरकार पर कम पड़ जाती है। तो दैट्स द स्ट्रेटजी विच दे आर यूजिंग। रेलवेज देखिए, तो रेलवे में तो रिजर्वेशन पॉलिसी फुल फ्लेज इंप्लीमेंट होती है।
देयर वर 14,41,511 एम्प्लॉइज। मार्च 31 की बात करें अगर 2004 का डेटा बता रहे हैं, लेकिन अब 12,53,593 अगर 2020 की बात करें तो आप देख रहे हैं 14 लाख से इतना कम हो गया। देयर वर 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स विदाउट रिजर्वेशन एंड जॉब सिक्योरिटी इन रेलवेज, अभी हैं, देयर आर, ठीक है। तो एक तरीके से जो SC ST OBC रिजर्वेशन का फायदा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में मिल रहा है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मिल रहा, डेली वेज में नहीं मिलता वो, राइट। तो एक तरीके से हमें पता लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अपने आप में एक इंपैक्ट जो है गवर्नमेंट सेक्टर पर भी डाल रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब में जा रही है और जिसमें ये रिजर्वेशन फैसिलिटी का फायदा नहीं मिल रहा। पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, भारत में कितने सारे बच्चे जो हैं हर साल बैंकिंग की तैयारी करते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी का एक लैडर लगता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2005-6 में देयर वर 7,29,424 एम्प्लॉइज इन पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक में, राइट, और 1,39,039 ये था प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर में तो जॉब बढ़ी है और गवर्नमेंट सेक्टर में देखिए, गवर्नमेंट हैज बीन एनकरेजिंग प्राइवेट बैंकिंग, रिक्रूटिंग लेस एम्प्लॉइज, जबकि अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बैंकिंग के बिजनेस की बात करूं तो 100% की वृद्धि हुई है, 100% की वृद्धि हुई है, लेकिन 7,83,518 एम्प्लॉइज। और यहां पर देखिए प्राइवेट सेक्टर में 5,70,713। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में यहां से देखिए ये यहां से और यहां पर आ गए, कहां 1,01,39 से आप 5,70,000 पे आ गए, और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में देखिए 729 से आप 783 पे ही गए हैं, जबकि काम जो है आपका 100% बढ़ गया है। तो आपको नहीं लगता एक बड़ा बदलाव यहां पर हो रहा है इकोनॉमी में, और कैपिटलिज्म इस पर एक बड़ा इंपैक्ट डाल रहा है। BSNL और MTNL, इसकी स्टोरी से तो मुझे लगता है बच्चा बच्चा वाकिफ होगा, राइट। 2014 में BSNL 2.38 लाख एम्प्लॉइज, MTNL 36,000 एम्प्लॉइज। BSNL एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ अब डाउन हो गई 71%, MTNL 84%, ठीक है, ऑलमोस्ट नो रिजर्वेशन पॉलिसी एज ऑफ नाउ। तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सर क्या बात कर रहे हैं सर, कंपटीशन पे चलता है ना सर मार्केट, तो प्राइवेट सेक्टर जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो अच्छा काम कर लेगा। मुद्दा ये है, व्हाई नॉट गवर्नमेंट सेक्टर? एक ओपिनियन ये आती, मेरा काम है सारी ओपिनियन आपके सामने रखना, ठीक, फिर निष्कर्ष जो है आप अपनी तरफ से बना सकते हैं, तभी तो डिबेट मानी जाएगी कि अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज, नेटवर्क BSNL के पास इतना बड़ा था तो फिर क्यों? तो इसमें अंदर का जो पॉइंट है वो ये है कि देखो, क्योंकि सरकार में अगर प्रमोशंस की बात करें, सैलरी हाइक की बात करें, तो वो एक बड़ी लायबिलिटी बन जाती है, जबकि उस पर्टिकुलर पर्सन से जो आउटपुट मिल सकता है वो उतना नहीं मिल पा रहा। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, उसके आधी सैलरी देकर कोई बेटर काम करा रहा है प्राइवेट सेक्टर वाला, तो प्राइवेट सेक्टर जो कंपनी है वो बेटर काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। कितनी सारी जो हमारी PSUs हैं जो फिर सरकार ने बेचना स्टार्ट कर दिया, और उसमें देखा गया कि एक एम्प्लॉय को सरकार इज बाउंड टू पे से 70,000, बट प्राइवेट सेक्टर वही काम कर रहा है 30,000 में। तो ऐसे में कैपिटलिज्म के सामने कहाँ से टिक पाएगा फिर गवर्नमेंट सेक्टर? और गवर्नमेंट सेक्टर अगर टिक सकता है तो फिर गवर्नमेंट जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियंस है, उनको लगता है एक ही तरीका है, वो क्या है, व्हाट आई हैव गिवन यू अर्लियर, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, डेली वेज वर्कर्स, ऐसा। लेकिन ये ऊपर से मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे इसके, अगर हम इसके अंदर की केस स्टडी की बात करें तो आप पाएंगे कितनी जगह पर पॉलिसी फेलियर्स वर ऑल्सो रीजन। जब दुनिया जा रही थी 3G पर, तो उस टाइम पर BSNL कौन से चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहा था, कौन से BTS बॉक्सेस पे इन्वेस्ट कर रहा था? जब आइडिया वोडाफोन, आइडिया के टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आइडिया वोडाफोन जब अपने नेटवर्क बना रहे थे और वो थर्ड पार्टी नेटवर्क ले रहे थे, और थर्ड पार्टी नेटवर्क पे चाइना की कंपनी ZTE उन टावर पर जो बॉक्स लगा रही है वो ऐसा लगा रही है कि दे कैन स्वैप द इंस्ट्रूमेंट एंड द सेम स्ट्रक्चर कैन बी यूटिलाइज लेटर। तो BSNL किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था? वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे क्यों दिए जा रहे थे कि पूरा का पूरा BTS बॉक्स ही चेंज होगा? वाई द यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट्स वर नॉट गिवन फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज? तो ऐसे कुछ सवाल जो हैं कई लोग उठाते हैं। सवाल उठाना ज़रूरी है लोकतंत्र में, राइट, तभी हमें पता लगता है सही क्या था, गलत क्या था, राइट। UPSC की बात करते हैं तो टोटल जो वैकेंसीज है, कभी 1236, 1250, अभी जो है घटकर 800, 900, 750 ऐसी सीट्स भी निकाली जाती हैं। कहा जाता है कि लेटरल एंट्री, क्योंकि अब कितनी जगह पर अलग अलग देशों में
जो टॉप ब्रास होती है ब्यूरोक्रेसी की, वहाँ पर स्पेशलिस्ट को हायर किया जाता है, स्पेशल मतलब अलग अलग सेक्टर्स से। तो कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट लेटरल एंट्री के थ्रू किया गया, जहाँ पर 10 पोस्ट निकाली गई जॉइंट सेक्रेटरी की, जिसके लिए 89 एप्लीकेशन आए। लेकिन आपको बता दूं, ये कोई फुल फ्लेज पोस्ट नहीं है, मतलब फुल फ्लेज ऐसा नहीं है कि IAS रिप्लेस हो गया है, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी की जो पोजीशन है वहाँ पर लेटरल एंट्री यानी कि स्पेशलिस्ट को हायर करने की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई। मुद्दा यह है कि क्या ये प्रक्रिया आगे और बढ़ सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। तो लेकिन देखिए, यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और ये वो स्टील फ्रेम है जो पूरे देश को भी चला रहा है। तो ये तो अभी चलता रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राइट। बट पॉइंट इज कि जितनी ज़्यादा हमें ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, उतनी वैकेंसीज क्यों नहीं, उतना फुलफिल हम क्यों नहीं कर रहे, राइट, उतनी फिल क्यों नहीं कर रहे। अब यहाँ पर दलित कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, दलित वर्ग में हर कोई ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि रिजर्वेशन को बढ़ाओ या रिजर्वेशन ही रास्ता है। दलित कैपिटलिज्म में जैसे हमारे सामने एग्जांपल है डिक्की, दलित इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इनका कहना है कि देखो, आज दुनिया कैपिटलिज्म के हिसाब से चल रही है, तो हमें भी दलित एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करना पड़ेगा। हमें केवल जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर बनना पड़ेगा, राइट। हमें नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि देखो, ये कहना आसान है, लेकिन हमें भी हकीकत पता है कि ऑलरेडी कास्ट बेस्ड सिस्टम की वजह से एक ये भी बात है कि अगर एक कुछ स्पेसिफिक कास्ट हैं, ग्रुप्स हैं जो बिजनेस में ही एंगेज रहे हैं, तो उनके बच्चों को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बिजनेस करना कैसे है। तो बच्चे घर में ग्रूम होते हैं कि भाई अल्टीमेटली तुम्हें काम संभालना है, प्रॉफिट बनाना है, ऐसे एक्सपेंड करना है, पापा ने ऐसे किया था, दादा ने ऐसा किया था, तुम्हें ऐसा करना है। तो वो एक ग्रूमिंग उन्हें मिल जाती है। तो ऐसा दलित सेक्शन को यहाँ पर एक चैलेंज है कि उनको एक ग्रूमिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, राइट। तभी आप सोशल जो ये पिरामिड है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या सरकार इस विषय में कुछ कर रही है? सरकार अपने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम, जिससे SC ST और विमेन बैक्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको विशेष सरकार सपोर्ट कर रही है। तो दीज इनिशिएटिव्स आर इन प्लेस। लेकिन अभी बात करें अगर MSME सेक्टर की, तो हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट हमारे देश से होता है उसमें से मेजॉरिटी एक्सपोर्ट MSME सेक्टर से है। तो उसमें से दलित ओन्ड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अभी बहुत कम हैं, तो उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। प्लस यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रेडिशनली माना जाता था कि जो लेदर इंडस्ट्री है, जो टैनिंग है, तो फुटवेयर वर्क है, ये वर्क तो वाले होते हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ करती हैं। लेकिन अब कैपिटलिज्म ने चीज़ों को बदल दिया। कैपिटलिज्म ने कहा है कि जो चीज़ बिकती है आप उसको बनाओ। तो ऐसे में अब ऐसा थोड़ा है कि लेदर का काम, जूते बनाने का काम केवल कोई कास्ट के लोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब तो जिसको लगेगा कि यार हम डिज़ाइन या ब्रांडिंग करके हम बेच सकते हैं, वो भी इसमें आ रहे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सेक्टर में एक इगैलिटेरियन इफेक्ट भी लेकर आ रहा है। बट द पॉइंट इज क्या इससे हम मान लें कि सभी कम्युनिटीज एक ही लेवल पे खड़ी हैं टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस इगैलिटेरियन इफेक्ट? तो वो कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, राइट। तो दिस इज द फैक्ट। बट अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं। जैसे कैपिटलिज्म की वजह से आज इंटरनेट सस्ता हो गया है, डेटा एक्सेस हो गया है। तो आज किसी भी जगह पर कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड के बारे में एक ऐसी जानकारी हासिल कर सकता है जो पहले आप डिपेंडेंट होते थे कि यार हमारे कोई भैया होंगे, कोई हमें ग्रूम करने वाला होगा, तभी हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो लोगों की ज़िंदगी निकल जाती थी। जो इंपॉर्टेंट करियर वाइज डिसीजन लेने होते थे वो नहीं ले पाते थे क्योंकि उनके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, आज इस प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरीके से बूम किया इंटरनेट के फील्ड को, कोई गवर्नमेंट ने तो नहीं किया है, प्राइवेट सेक्टर ने किया, कैपिटलिज्म ने किया। तो आपको नहीं लगता आज हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि घर से स्कूल में भी कोई बच्चा है, किसी भी कम्युनिटी से है, वो सर्च कर सकता है कि यार मुझे इसके बारे में पूछना है कि यार ये इस फील्ड में क्या होता है, इस फील्ड में क्या होता है। सो यू कैन एक्चुअली टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। तो ये इम्पैक्ट भी है पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली एंड करना चाहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक स्टेटमेंट से, जब उनसे कहा गया कि सर इंडिया इज अ नेशन, राइट। सो डिबेट थी नेशन के ऊपर। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि इंडिया इज अ स्टेट नेशन, नॉट नेशन स्टेट। तो ऐसे में बाद में जाकर कई लोगों ने यह भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर वॉज एन एंटी नेशनल, क्योंकि वो भारत को नेशन नहीं कह रहे थे, नेशन इन मेकिंग कह रहे थे कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, राष्ट्र नहीं हमें अभी। तो कहा गया डॉक्टर BR अम्बेडकर से, बताइए ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब राष्ट्र होता है जब उसमें ट्रिनिटी वाले फीचर होते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। जब हमारे यहां पर सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि जब हम किसी को रोकेंगे नहीं, अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है,
कोई नई चीज सीखना चाहता है, कोई रोजगार करना चाहता है, तो उसे रोकेंगे नहीं। तब समझना कि लिबर्टी वाला एलिमेंट आया है। रेस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी आर्बिट्री रेस्ट्रिक्शंस हम नहीं लगाएंगे। जब हम सबको बराबर ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे, इक्वालिटी, तब मानना कि हाँ, ट्रिनिटी का सेकंड फीचर भारतीय समाज में आ रहा है। फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की भावना। देश तब होता है जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अगर हम आपस में बटे होंगे जाति, धर्म और अन्य बेसिस पे, तो बटा हुआ परिवार थोड़ा ना होता। परिवार तो तब है व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद ईच अदर इन थिक एंड थिन। तो राष्ट्र एक परिवार होता है, और परिवार तब होता है जब हम एक साथ खड़े होते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे शौक नहीं है कि मैं इसको नेशन कह दूं, क्योंकि इससे खुद नेशन के साथ गलत होगा। क्योंकि नेशन उस बात पर फोकस नहीं कर पाएगा कि कैसे हम वास्तविकता में नेशन बनेंगे। तो उन्होंने कहा इस वजह से हम सजग होना चाहिए कि यस, वी हैव टू फोर्ज अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वी हैव टू कंटिन्यूसली वर्क टू मेक इंडिया अ ग्रेट नेशन। और उसके लिए काम लगता है, केवल एक शब्द लिख देने से काम नहीं होगा। ये जिम्मेदारी है नेशन। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये केवल कुछ वर्ड्स नहीं है जो प्रेम्बल में दे दिए गए हैं। नेशन हर किसी की जिम्मेदारी है जब वो घर से बाहर निकलता है, कि हाउ यू शो अप टू से दैट इंडिया इज अ नेशन। और जब भारत समाज ऐसा हो जाएगा, तब फिर आपको रिजर्वेशन जैसी सीढ़ियों की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जरूरत तब तक है जब तक ये भेदभाव बने हुए हैं, और वो कब तक है, कब ऐसा समय होगा जब ये दीवारें, सेग्रीगेशन ये जाएगा, वो एक्चुअली भारतीय लोगों पे ही डिपेंड करता है। केवल नेताओं की तरफ और ब्यूरोक्रेट्स की तरफ देखना बंद करना होगा, राइट। लॉट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म ऑन अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज फॉर बैकवर्ड सेक्शन इन इंडिया। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, कंटेंट मिला है इस क्वेश्चन पे आंसर देने का, और इसको आप सेंड कर सकते हैं यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू, ये टेलीग्राम ग्रुप पर।